शौर्य तेज रफ्तार में अपनी कार ड्राइव करके एक अपार्टमेंट के बाहर अपनी कार रोकता है और बिना मास्क और हाथ से खुद को कवर किए वो यूं ही जल्दी जल्दी कार से बाहर निकलता है और भागते हुए वो लिफ्ट की ओर जाता है। शौर्य एक सेलिब्रिटी था, इसीलिए उसे यूं इस तरह ऐसी जगह सब हैरान थे। साथ ही कुछ फैंस काफ़ी एक्साइटेड हो गए थे। वो जैसे शौर्य की एक झलक पाने के लिए वहाँ भीड़ इकट्ठा होने लगी। सब अपने अपने कैमरे निकाल शौर्य के साथ सेल्फी लेने के लिए कोशिश करने लगे, आगे बढ़ने लगे। शौर्य इन सारी बातों को पूरी तरह इग्नोर करते हुए बार बार लिफ्ट का बटन दबा रहा था, लेकिन लिफ्ट के न आने पे साथ ही भीड़ को बढ़ते देख शौर्य सब छोड़ जल्दी से सीढ़ी पर चढ़ने लगता है। वो तेज़ रफ्तार में चढ़ रहा था कि सब उसके पीछे भागने लगे। शौर्य को अपने पीछे आने वाले लोग से आज पैसे से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। वो तो जैसे जल्द से जल्द कहीं पहुंचने के लिए बेकरार था। 10 मंजिल तक भागते हुए आता हो और एक अपार्टमेंट नंबर को ढूंढते हुए इधर उधर देखता है और आखिरी अपार्टमेंट के सामने खड़े होते हुए वो बिना रुके बार बार डोरबेल बजाने लगा। साथ ही बार बार ज़ोर से दरवाज़ा पीटने लगता है। शौर्य के इसे करने पर कुछ पल में जैसे ही दरवाज़ा खुलता है, शौर्य बिना वक्त गवाए अंदर आते हुए सामने खड़े इंसान को जल्दी से अपनी बाहों में भर उसे एक टाइट हग करता है। शौर्य के दिल की धड़कन इस वक्त काफ़ी तेज़ थी, जैसे वो साफ साफ अपने दिल के अंदर का हाल बता रही हो। उसकी धड़कनों में धड़कते डर और इस पल में महसूस होते सुकून की धुन दोनों ही तिरक रही थी। शौर्य अपनी आंखें जैसे बंद किए कहता है, कितनी देर लगा दी तुमने दरवाज़ा खोलने में, पता है मैं कितना डर गया था। वो तेज़ रफ्तार में चढ़ रहा था कि सब उसके पीछे भागने लगे। उसकी धड़कनों में धड़कते डर और इस पल में महसूस होते सुकून की धुन दोनों ही थिरक रही थी। शौर्य अपनी आंखें वैसे ही बंद किए कहता है, कितनी देर लगा दी तुमने दरवाज़ा खोलने में, पता है मैं कितना डर गया था। मिस निहारिका जो इस वक्त शौर्य की बाहों में जकड़ी हुई थी, वो इस पल में जैसे शौक थी। उसे समझ नहीं आया उसके साथ ये क्या हुआ। शौर्य ने जिस तरह उसे हक किया, साथ ही वो जिस तरह डांट रहा था, निहारिका को शॉकिंग लग रहा था, लेकिन साथ ही अंदर से अंदर बहुत अच्छा भी लग रहा था। निहारिका शौर्य के इस तरह बाहों में होने पर अच्छा भी महसूस कर रही थी, पर जैसे वो अपना हाथ उठाते हुए उसे हक करने को होती हैं कि उसके कानों में कुछ आवाज़ें पड़ती हैं, साथ ही कुछ कदमों की आहट भी, जो शौर्य के फैंस थे जो उसे ढूंढ रहे थे। और इस वक्त शौर्य उसे हक के दरवाजे पे खड़ा था। ये देख निहारिका सदके में आ जाती हैं। वो जल्दी से शौर्य को एक धक्का देते हुए उसे खुद से दूर करती है और उसे घर के अंदर करते हुए जल्दी से दरवाज़ा बंद करती हैं। शौर्य तो इस बार बस देखते रह गया। कुछ पल में निहारिका उसकी बाहों में थी और अब उसे खुद से दूर किया। ये बात शौर्य को पसंद नहीं आई। उसके दिल में एक आह सी उठी। वहीं निहारिका इस सारी बातों से बेखबर इस सिचुएशन को संभाले अपने चेहरे से लिए अपने दोनों हाथ सिर तक फेरती हैं। फिर शौर्य को देख अपनी आंखें छोटी करते हुए कहती हैं, सर आप यहाँ क्या कर रहे हैं, वो भी इस वक्त मेरे घर पे। आपकी तो शूट शेड्यूल थी ना, और आपने पब्लिक प्लेस पे आने पे खुद के फेस को कवर क्यों नहीं किया। आपको पता है ना कितनी प्रॉब्लम हो सकती थी। आप इतना लापरवाह कैसे हो सकते हैं। अपनी टीम को इन्फॉर्म किया, स्वामी को वो कहाँ है, आपके साथ क्यों नहीं है। निहारिका अपनी धुन में ऐसे शौर्य से सवालों के साथ साथ उसे डांट रही थी। जो शौर्य पहले उसकी डांट सुन चिढ़ता था, तो वही आज बस मुस्कुरा रहा था। वो मन में कहता है, शौर्य बेटा लगता है सब नॉर्मल है। मैडम तुझे उसी अंदाज में सुना भी रही हैं और सुनने का मौका भी नहीं दे रही हैं। ये सब शौर्य मुस्कुराते हुए निहारिका की बातों को इग्नोर कर घर के अंदर जाने लगा। ये देख निहारिका कंफ्यूज हुए कहती है, सर आप अंदर कहाँ जा रहे हैं, आपने कुछ अभी तक बताया भी नहीं, आप यहाँ क्यों आए हैं, कोई काम था। शौर्य अपने कदम हॉल की तरफ लेते हुए बड़े बेफिक्री टोन में कहता है,
अपने बालों में उंगलियां फेरते हुए कहता है, हाँ मिस नीरा, काम तो था, वो भी बहुत ज़रूरी। निहारिका ये सुन क्यूरियस हुए शौर्य से कुछ पूछती कि अचानक ही शौर्य उसकी तरफ मुड़ते हुए हल्का उसके चेहरे के करीब झुक सीरियस अंदाज में कहता है, इतना ज़रूरी कि देखो मुझे ऐसे तुम्हारे घर पर आना पड़ा। निहारिका ये सुन कंफ्यूज सी सोचने लगती है कि आखिर शौर्य को ऐसी क्या ज़रूरत पड़ सकती है। उसने तो उसके अकॉर्डिंग सब पहले ही सेट कर दिया था। निहारिका को यूँ सोचते देख शौर्य होठों पर एक छोटी सी शरारत भरी मुस्कान लिए कहता है, तुम्हारे साथ ही कॉफ़ी, तुम्हारे हाथ की कॉफ़ी। ये सुन निहारिका की आंखें चौड़ी हो जाती हैं, तो वहीं शौर्य उसके चेहरे के एक्सप्रेशन देख मुस्कुराते हुए वापस अपने कदम हॉल की तरफ मोड़ते हुए कहता है, जाओ मेरे लिए एक अच्छी सी कड़क कॉफ़ी बना के लेकर आओ, मुझे सूट पे भी जल्दी जाना है। निहारिका तो शौर्य की बात एक पल को सुन हो जाती है, फिर अगले ही पल थोड़े गुस्से में आगे बढ़ते हुए उसके सामने खड़े उसका रास्ता रोकते हुए कहती हैं, कॉफ़ी? सर आप कॉफ़ी पीने शूटिंग लोकेशन से 30 किलोमीटर दूर आए हैं, वो भी सिर्फ एक कॉफ़ी के लिए? कॉफ़ी वहाँ भी तो मिलती हैं। शौर्य निहारिका के गुस्से वाले एक्सप्रेशन देख बड़े आराम से कहता है, मिलती है मिस नीरा, बट तुम्हारी तरह कड़वी थोड़ी ना होती हैं। और तुमने आज बिना इन्फॉर्म किए सिर्फ लीव ले लिया, तो मेरी कॉफ़ी और मेरे शूटिंग का क्या होता? तुमने इतने दिनों से अपनी कड़वी कॉफ़ी इतनी आदत लगा दी है कि अब तुम्हारी कॉफ़ी के बिना मैं फैंस फील नहीं करता। तो लाइन याद नहीं होती, और लाइन याद नहीं होती तो मैं शॉट कैसे देता, और शॉट नहीं देता तो शूटिंग कैसे होती, और शूटिंग नहीं तो मेरा काम रुक जाता, और काम रुक जाता तो मुझे पैसे नहीं मिलते, पैसे नहीं मिलते तो मुझे जॉब से निकलना पड़ता, और जॉब से निकलना पड़ता तो। निहारिका शौर्य की एक कॉफ़ी के लिए इतना बड़ा एक्सक्यूज़ सुन जल्दी से उसे रोकते हुए कहती है, बस मुझे और नहीं, एक कॉफ़ी इतना कुछ कर सकती हूँ, मुझे नहीं पता, लाती हूँ। इतना बोल निहारिका शौर्य को गुस्से में घूरते हुए किचन की तरफ चली जाती है। वहीं शौर्य तो बस उसे जाते जाते एक बड़ी लिविंग स्माइल देता है, जिससे निहारिका को काफ़ी चिढ़ सी मचती है। शौर्य उसे पीछे जाते देख अपने दिल पर हाथ रख एक प्यार भरी आह भर के कहता है, उफ, ये इश्क मुझे बावरा कर बैठेगा। तो तुम्हारी एक चिंता में सब पीछे छोड़ आया, न जाने इस बात का एहसास और इकरार तुम्हें कब होगा। शौर्य खुद से जैसे सवाले खुद में ही मुस्कुराते हुए अपने गर्दन को हाथ पे फेरते हुए हॉल की तरफ मुड़ता है। वो इस हॉल के एंटर पर ही खड़ा था। वो जैसे ही मुड़ता है तो सामने देखो उसकी आंखें चढ़ जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ सांची इस वक्त कैब में बैठी कहीं जा रही थी। सांची के फेस पर बेचैनी और परेशानी साफ नज़र आ रही थी। वो बार बार एक नंबर डायल कर रही थी जो इस वक्त स्विच ऑफ बता रहा था। सांची इस वक्त काफ़ी परेशान थी, क्योंकि कुछ देर पहले उसकी एक एम्प्लॉय ने ऑस्ट्रेलिया में कुछ इंटरनेशनल फैशन वीक में एक टीम में सांची के डिज़ाइन अपने एक बड़े ब्रांड के नाम के साथ लॉन्च किए थे, जिसके बाद वो डिज़ाइन तो बहुत सुर्खियों में था और साथ ही उसे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा था, जिसकी वजह से उस ब्रांड का नाम हो रहा था। सांची ये सब काफ़ी परेशान हो गई, क्योंकि ये उसके स्पेशल एक्सक्लूसिव डिज़ाइन थे जो वो काफ़ी वक्त से तैयार कर रही थी, और उनमें से कुछ डिज़ाइन तो मिस्टर ताहिर के कोलैबोरेशन के लिए यूज कर रही थी। पर अचानक से ये सब होने से उसके ऊपर कॉपीराइट के मिस्टर ताहिर की कंपनी से इशू जाहिर किया था, जिस पे सांची को नोटिस आ चुका था। सांची का कैरियर उठने से पहले ही तबाह हो रहा था। उसकी बरसों की मेहनत सब एक झटके में पानी में मिल गई। सांची को इस वक्त कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसके हाथ में ऑफिस का नोटिस था, जिसमें उसके फ्रॉड केस के साथ हैवी अमाउंट कंप्लेंट्स था। सांची बहुत बुरी तरह से फंस चुकी थी। ये देख सांची का दिमाग जैसे काम करना बंद कर दिया था। वह इस नोटिस के सिलसिले में ही मिस्टर ताहिर से बात करने शहर से दूर एक रिसोर्ट में जा रही थी। काफ़ी मुश्किल से उसे उनका वहाँ का एड्रेस मिला था। उसके कोऑर्डिनेट दे सांची ने ये सारी बातों की इंफॉर्मेशन घर में किसी को नहीं दी थी, यहाँ तक कि रेहान
तक को नहीं, वो अकेले ही बिना किसी को बताए कहीं जा रही थी। कुछ ही पलों में सांची वहाँ पहुँच चुकी थी। सांची जल्दी से कैब से निकलकर एक नज़र सामने रिसोर्ट को देखती हैं, फिर जल्दी से अपना फ़ोन निकाल कर नंबर डायल करती हैं। 1 से 2 रिंग में फ़ोन उठ जाता है। सांची ये देख अपनी घबराहट को छुपाने की कोशिश करते हुए कहती है, हेलो, मैं वहाँ पहुँच गई। ये सुन फ़ोन के दूसरी तरफ का आदमी बड़े शांत स्वर में जवाब देता है, ओके मिस, आप रिसेप्शन पे अपना नाम बता दीजिए, वो आपको इन्फॉर्म कर देंगे। ये सुन सांची जल्दी से हाँ में भरते हुए फ़ोन काट देती हैं। वही फ़ोन के दूसरी तरफ वाला आदमी फ़ोन बंद कर अपने सामने बैठे अपने बॉस को देख कहता है, बॉस वो आ गई हैं, आगे क्या करना है। सोफे पर शांत से बैठा आदमी अपने गर्दन को हल्का मोड़ते हुए खुद को रिलैक्स करते हुए एक टेढ़ी सी मुस्कान के साथ लिए कहता है, गुड, अभी उसे इंतज़ार करने का कहो, क्योंकि अभी मेरा इंडिया खान पान नहीं हुआ। आई वांट सम रिलैक्सिंग रेसियन। अपने बॉस की इस बात को सुन वो आदमी सिर हिलाते हुए बोला और बाहर निकल गया, और साथ ही फ़ोन कर किसी को कुछ इन्फॉर्मेशन करता है। सांची रिसेप्शन में अपने नाम बताती है तो उसे एक जगह ले जाकर इंतज़ार करने को कहा जाता है। ये बोल, मिस्टर ताहिर अभी कुछ बिजी हैं, वो कुछ टाइम में उनसे मिलेंगे। ये सुन सांची को न चाहते हुए भी बैठना पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ रात में 8 बजे एक रेस्टोरेंट में अनेक इंटरनेशनल कुछ लोगों के साथ बैठी हुई थी। उसकी किसी बात पे सीरियस डिस्कस चल रही थी। उनमें से एक आदमी जो सबका सीनियर था, वो कुछ पेपर्स पर गौर करते हुए अन्य से कहता है, मिसेस चौहान, आई थिंक वी हैव ए चांस, बट दिस इज़ नॉट ए हाई लेवल कर सेलिब्रेशन प्रोफेशन। अन्य ये सुने एक निश्चित जवाब के साव भाव लिए कहती हैं, डॉक्टर लॉरेंस, मैंने आपके बहुत सारे एक्सपेरिमेंट प्रोजेक्ट बहुत सस्पेंड किए हैं, बट अब मैं इस केस में सिर्फ एक हेल्थी रिजल्ट चाहती हूँ। आप जैसे भी करें, जो ट्रीटमेंट करना है करें, बट मुझे सेफ और हेल्थी टेक्नोलॉजी के लिए फिरसिफेशन चाहिए। ये पॉसिबल है या नहीं? एनी विद्युत एनी रिस्क? अन्य की बात वहाँ मौजूद सारे डॉक्टर छुप जाते हैं, यहाँ तक कि समय सीनियर डॉक्टर भी अन्य के सामने बोलने पर सोचता है। वो कुछ सोच कर कहते हैं, आई एम श्योर टू ट्रीटमेंट के सिल्वर सेफ हाई, बट हमें कुछ वक्त टाइम चाहिए ताकि तुम ट्रीटमेंट चार्ट बना सको और अपनी पूरी प्लानिंग कर सको। अन्य ये सुन अपनी पलकें झपका देती हैं और उन्हें इज्जत से दे देती हैं और अपने हाथ में पकड़ा ग्लास उनकी तरफ बढ़ाते हुए चेयर्स करते हुए पीने का कहती हैं। सब ऐसा ही करते हैं। अन्य जैसे अपने ड्रिंक का सीप लेती हैं कि अचानक ही उसका फ़ोन बजता है। अन्य चेक करती हैं तो स्क्रीन पे आई नंबर को देख वो थोड़ी असमंजस में पड़ जाती हैं। अन्य अपने फ़ोन पर स्क्रीन को देख वो सबसे एक्सक्यूज कर टेबल से उठते हुए थोड़े साइड हट कर फ़ोन उठाते हुए थोड़े सीरियस टोन में कहती हैं, यस रॉक्सी, एनी प्रॉब्लम? रुद्रांश ठीक है ना? रॉक्सी रुद्रांश का पर्सनल बॉडीगार्ड है जो हर पल उसके साथ रहता है। रॉक्सी का अचानक अन्य अपने नंबर पे कॉल देख असमंजस में पड़ जाती हैं, क्योंकि अगर प्रॉब्लम होती है तो इन्हें डायरेक्ट जियान इन्फॉर्म करना होता है, लेकिन आज अचानक कॉल देख अन्य कुछ सोच में पड़ जाती हैं। तभी फ़ोन के दूसरी तरफ से रॉक्सी की जगह रुद्रांश की प्यारी सी आवाज़ आती है, मम्मा, मैं हूँ रुद्रांश। रुद्रांश की आवाज़ सुन अन्या उचकते हुए कहती हैं, बेबी आप? क्या हुआ? आपने रॉक्सी के फ़ोन से फ़ोन किया? सब ठीक है? आप ठीक हो ना? रुद्रांश फ़ोन के दूसरी तरफ अपना सिर हाँ में हिलाते हुए कहता है, हाँ मम्मा, मैं ठीक हूँ। आप कहाँ हो? आप अब तक घर क्यों नहीं आए? रुद्रांश का ये सवाल सुन अन्या को थोड़ा आश्चर्य होता है, क्योंकि जनरली रुद्रांश कभी उससे यूँ कॉल कर ऐसे सवाल नहीं करता था। एक नज़र अपनी घड़ी को पे वक्त देख कहती हैं, बेटा मम्मा बस आ रही है, आपने डिनर किया? ये सुन रुद्रांश थोड़ी मायूसी से कहता है, नहीं मम्मा, नहीं किया। अन्या ये सुन थोड़ी परेशान होते हुए कहती हैं, क्यों बेटा?
आपकी तबीयत तो ठीक है? आपकी चीची माँ कहाँ है? यह सुन रुद्रांश यूं ही उदासी में कहता है, मम्मा चीची माँ तो वापस घर नहीं आई है। आप भी नहीं आए, डैडी भी नहीं आए, चाचू भी नहीं आए। आप सब कहाँ हो? रुद्रांश को अच्छा नहीं लग रहा है। अन्य रुद्रांश की बात सुन थोड़ी सोच में पड़ गई। सांची अब तक घर नहीं आई, ये बात अन्या को समझ नहीं आ रही थी। जनरली वो कभी ऐसा नहीं करती और अगर उसे देर होती है तो वो रुद्रांश को पहले ही समझा देती है। सांची का सोच अन्या को थोड़ा अजीब सा लग रहा था। वो कुछ सोच रुद्रांश से कहते हैं, बेटा सॉरी, हम जल्दी आते हैं आपके पास। वो डैडी मम्मा को थोड़ा काम आ गया था ना। अच्छा ये बताओ, चीची से आपकी कोई बात हुई थी? उन्होंने कहा था कुछ आपसे? ये सुन रुद्रांश कुछ सोचते हुए नाम में सिर हिलाते हुए कहता है, नहीं मम्मा, चीची माँ ने कुछ नहीं कहा और घर भी नहीं आई। मैंने फ़ोन किया तो उन्होंने मेरा फ़ोन भी नहीं उठाया और तो और मुझसे एक बार भी बात नहीं की। क्या मम्मा चीची माँ रुद्रांश से गुस्सा हैं? रुद्रांश के सवाल पर अन्या एक पल सोच में पड़ जाती हैं। भले ही सांची कितने भी नाराज़ रहे, वो कभी रुद्रांश से मुंह नहीं मोड़ सकती थी। ये बात अन्या अच्छे से जानती थी। रुद्रांश मायूसी से कहता है, मम्मा बोलो ना, चीची माँ मुझसे गुस्सा है? मैंने तो कोई रोंग नहीं किया, फिर वो गुस्सा है? मम्मा उनकी फ़िक्र हो रही है। चीची माँ ने मुझे अब तक बात नहीं की, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। आप उन्हें बोलो ना रुद्रांश के पास आ जाए, वो उन्हें मिस कर रहा है। ये सुन अन्या अपनी खामोशी तोड़ते हुए प्यार से उन्हें समझाते हुए कहती है, बेटा आप चिंता मत करो, ऐसा कभी हो सकता है आपकी चीची माँ आपसे गुस्सा हो जाए? वो बस कोई काम में फंसी होंगी। आप एक काम करो, गुड बॉय की तरह पहले डिनर कर लो और फिर अपने कमरे में सोने चले जाओ। मम्मा तब तक वापस आ जाएगी। ओके बेबी गुड बॉय। यह सुन रुद्रांश झट से हाँ में सिर हिलाते हुए कहता है, ओके मम्मा, आप जल्दी आना। अन्या उसकी बात पे हाँ में भरे है। उसके बाद वो रॉक्सी को कुछ इंस्ट्रक्शन देते हुए फ़ोन जल्दी से काट देती है। फिर वो कुछ सोच सांची को कॉल करते हैं, बट उसका फ़ोन कवरेज एरिया से बाहर बता रहा था। ये देख अन्या का शक जैसे फिक्र में बदलने लगता है। उसके कानों में रुद्रांश के भी शब्द गूंज रहे थे। एक माँ को जैसे घबराहट अपने बच्चे के लिए होती है, एक बच्चे को भी अपनी माँ के लिए वही फ़िक्र होती है। अन्या ये सब जल्दी से जियान को कॉल कर कुछ इन्फॉर्म करती है। उसके बाद जल्दी से वापस आते हुए सबसे एक्सक्यूज़ कर अपने बैग और कोट को लिए वहाँ से तेज कदमों में निकल जाती हैं। अन्या जब तक बाहर आई तब तक जियान उसके पास कार लिए आ चुका था। अन्या कार में बैठते हुए जियान से पूछती हैं, जियान सांची का कुछ पता चला? क्या वो अब तक अपने बुटीक पे हैं? जियान भी कार में बैठता हुआ अन्या के सामने अपना टेप उसे देते हुए कहता है, नहीं मैम, सांची मैम अपने बुटीक में नहीं हैं, लेकिन मुझे ये इन्फॉर्मेशन मिली है। ये सुन अन्या भी देखती हैं तो वहाँ वही फुटेज थी जो सांची ने देखी है। अन्या उन फुटेज को देख कहती हैं तो जियान आगे कहता है, मुझे शॉप से इन्फॉर्मेशन मिली है कि इस फुटेज में जो देखने के बाद सांची मैम दोपहर को ही कहीं हड़बड़ाते हुए निकल गई हैं और साथ ही उसके साथ उनकी कोई खबर भी नहीं है। अन्या ये सुन थोड़े आश्चर्य से कहती है, दोपहर को ये कैसी फुटेज हैं? जियान अन्या का सवाल सुन कहता है, मैम इस फुटेज में डिज़ाइन शो हो रहे हैं, वो सांची मैम के हैं और उनके आने वाले कोलैबोरेशन की कलेक्शन थी ये। जियान यूँ कहते हुए अन्या को सारी स्टोरी बताता है कि ये सुन अन्या थोड़ी शौक सी होती हैं। उसे सांची की अब फिक्र सता रही थी। उसके साथ इतना कुछ हो गया, न जाने वो कैसी होंगी। ये सोच अन्या जल्दी से रेहान को कॉल करती हैं। रेहान इस वक्त रुद्र के साथ था और ऑफिस से साथ ही दोनों भाई घर आ रहे थे। दोनों ऑलमोस्ट घर पहुंचने ही वाले थे कि रेहान का कॉल देख थोड़े आश्चर्य से रुद्र को दिखाते हुए कहता है, भाभी का कॉल? क्या बात है भाई, आज आपकी जगह भाभी को मेरी याद आ रही है? रेहान अपनी बात कह हंसते हुए कॉल जैसे ही उठाता कर हेलो कहता है कि फ़ोन की दूसरी साइड से अन्य की परेशान भरी आवाज़ आती है, रेहान सांची कहाँ है? क्या वो तुम्हारे साथ हैं?
रेहान अचानक सांची का जिक्र सुन थोड़े आश्चर्य से कहता है, भाभी। रुद्र भी उसकी ओर देखने लगा है। अन्य जल्दबाजी में कहती हैं, हाँ रेहान, सांची कहाँ है? वो तुम्हारे साथ है? रेहान अन्य की बेकरारी और आवाज़ में परेशानी देख थोड़े टेंशन में कहता है, परेशान लग रही हैं? भाभी आप परेशान लग रही हैं? क्या हुआ, सब ठीक है ना? सांची मेरे साथ नहीं है, मैं तो भाई के साथ हूँ और बस घर पहुँचने वाला हूँ। ये सुन अन्य एक पल को चुप सी हो जाती है। उसे रेहान के टोन से ये समझ आ गया था कि उससे सांची की खबर ना ही है और ना ही उससे इस बात का पता है कि सांची किसी मुसीबत में है। अन्य को खामोश देख रेहान अब फिक्र में आ जाता है। वो जल्दी से कहता है, भाभी क्या हुआ, सब ठीक है ना? आप सांची के बारे में क्यों पूछ रही थी भाभी? रेहान की बेचैनी देख रुद्र उसके कंधे पर हाथ रख उसे इशारे में पूछता है कि सब ठीक है। रेहान को तो इस वक्त खुद समझ नहीं आ रहा था। ये देख रुद्र उसे फ़ोन स्पीकर पर करने को कहता है। रेहान जैसे फ़ोन स्पीकर पर करता है तभी अन्य की परेशानी से भरी आवाज़ आती है, रेहान सांची का नोटिस आया है, वो भी कॉपीराइट इशू पे। दोपहर को उसके बाद सांची की कोई खबर नहीं है। तुम्हें कुछ आइडिया है इस बारे में, वो कहाँ है? ये सुन रेहान एक पल को शॉक हो जाता है। उसे समझ नहीं आता वो रिएक्ट कैसे करे। सांची ने अब तक इस बारे में कुछ बताया भी नहीं। रेहान खुद को संभाले झट से कहता है, भाभी सांची ने मुझे कुछ कहा ही नहीं। आर यू श्योर? आज तो उसकी कोलैबोरेशन मीटिंग थी, वो वहाँ जाने वाली थी अपनी डील साइन करवाने, उस कंपनी के बॉस। ये सुनते ही अन्या के कान खड़े हो जाते हैं। वो झट से कहती है, डील? ये पॉसिबल है रेहान? जिस डिज़ाइन का कॉपीराइट इशू हुआ है वो इसी डील की थी और इसी कंपनी ने किया है। और तो और मिस्टर ताहिर वो डील कैसे साइन कर सकता है? वो तो 2 दिन से इस शहर में भी नहीं है। ये सुनते ही रेहान के साथ सब सदके में आ जाते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं रुद्र को सारी बात समझ में आ गई थी। वो झट से रेहान का फ़ोन लिए कहता है, वाइफी बातों का वक्त नहीं है, हमें जल्द से जल्द सांची के पास पहुंचना होगा। तुम जियान से बोलकर उस ताहिर का लोकेशन पता करवाओ, हम अभी निकल रहे हैं। अन्य ये सुन झट से हामी भरे हुए जियान को इंस्ट्रक्शन देती है। रेहान ये सुन बहुत शौक था, साथ ही उसके दिल में आह भी थी, सांची ने उसे बताया क्यों नहीं? क्या वो इस लायक भी नहीं है कि वो एक एटलीस्ट उसकी प्रॉब्लम उसके साथ खड़ा हो रहे? उसे सांची के साथ भी बहुत फिक्र हो रही थी। वो रुद्र को देख फिक्र और परेशानी भर स्वर में कहता है, भाई सांची। रुद्र उसके कंधे पर हाथ रख उसे संभालते हुए कहता है, कुछ नहीं होगा उसे, तुम चिंता मत करो। वो इतना ही बोलता है कि तभी रुद्र के मोबाइल पर नोटिफिकेशन आता है जिसमें एक लोकेशन था। ये देख रुद्र जल्दी से कार लोकेशन की तरफ भगाने को कहता है। वहीं दूसरी तरफ अन्य भी निकल चुकी थी, उसे भी सांची की फिक्र हो रही थी। वहीं दूसरी तरफ सांची को इंतज़ार करते करते रात के 9 बज चुके थे। ये देख सांची बेकरारी से जाने को उठती है कि एक आदमी उसके सामने आते हुए बहुत रिस्पेक्ट से कहता है, मैम सर ने आपको कमरे में बुलाया है। थॉट वे कमरे शब्द सुन सांची थोड़ी हिचकिचाते हुए कहती है, कमरे में? क्या हम यहाँ मीटिंग नहीं कर सकते? ये सुन वो आदमी बड़े अदब से कहता है, सॉरी मैम बट बॉस बैक टू बैक मीटिंग में थोड़े थक गए हैं, इसीलिए उन्होंने आपको कमरे में बात करने को बुलाया है। वैसे उनकी आपसे कोई मीटिंग शेड्यूल भी नहीं, लेकिन आपके इतने रिक्वेस्ट के बाद वो अपने पर्सनल टाइम पे आपसे मिलने को राज़ी हैं। सो देन वो आदमी सांची से ये सब कहते हुए उस पर दबाव बना रहा था, जिसके बाद सांची थोड़े गिल्ट में आए उसकी बात मान लेती हैं और चलने का कहती हैं। वो आदमी सांची को लिए एक फ्लोर पे आता है। सांची जैसे ही फ्लोर पे आती है उसे बड़ी अजीब सी फीलिंग होने लगी है। कॉरिडोर के आसपास काफ़ी सारे गार्ड्स और वैसे ही आदमी थे। वो सांची को यूँ नज़रों से देख रहे थे कि सांची को काफ़ी अजीब लग रहा था, लेकिन वो खुद की हिम्मत बांधे बस चलती चली जा रही थी। वो आदमी सांची को एक कमरे के बाहर छोड़ उसे अंदर जाने का इशारा करता है। ये सब देख सांची का दिल उसे वापस लौटने को कहता है, पर अपने करियर का सोच
वो चुपचाप अंदर चली जाती हैं। सांची जैसे ही अंदर जाती हैं तो सामने ही उसकी नज़र एक 40-45 दराज की उम्र के आदमी पे जाती है। सांची जैसे ही अंदर जाती हैं तो सामने ही उसकी नज़र एक 40-45 दराज की उम्र के आदमी पे जाती है, जो अपने हाथों में शराब का गिलास लिए सांची को एकटक देख रहा था। सांची की नज़र जब उस शख्स पे गई तो उसकी निगाहें जल्दी नीचे हो गई, क्योंकि मिस्टर ताहिर मंडियाल इस वक्त सिर्फ एक बाथरोब पहने हुए, टांगों को टेबल पर रख अपने शराब के गिलास को हाथों में लिए सांची को देख रहे थे। सांची को अब ये सब बहुत अजीब लगने लगा। वो थोड़ी अनकंफर्टेबल होते हुए खुद के कपड़ों को जैसे ठीक करने लगी। मिस्टर ताहिर सांची की एक एक हरकत को नोटिस करते हुए मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। सांची को खड़ा देख मिस्टर ताहिर अपने नापाक इरादों को सोचते हुए अपने होठों पर उंगली फेरते हैं। मिस सांची, आप यहाँ क्यों खड़ी हैं? यहाँ मेरे पास बैठिए। सांची मिस्टर ताहिर की आवाज़ में कुछ सही ना महसूस कर थोड़े हड़बड़ाते और हिचक से कहते हैं, आई थिंक मैं गलत टाइम पर आ गई ताहिर, आप चेंज कर लें, हमें बातें कुछ टाइम बाद करते हैं, मैं आपका कुछ वक्त वेट करती हूँ। नो मिस्टर। इतना बोल सांची जाने का सोच मुड़ती है कि मिस्टर ताहिर जल्दी से उठ सांची के सामने आते हुए उसका रास्ता रोक कहते हैं, ओह मिस सॉरी, बट अब हम आपको और वेट करवाना अफोर्ड नहीं कर सकते। ये सुन सांची चौंकते हुए अपनी आंखें थोड़ी बड़ी कर उसे देख कहती हैं, जी। मिस्टर ताहिर अपने कदम सांची की ओर बढ़ाते हुए एक छुपी हुई मुस्कान में कहता है, मेरा मतलब है कि हमने आपको ऑलरेडी वेट करवा लिया है, अब आपका वक्त भी कीमती है। तो ये बोलते हुए ताहिर सांची के करीब आने की कोशिश करता है कि सांची अपने कदम पीछे हटाने लगती है। मिस्टर ताहिर का सीना उसके बाथरोब से साफ दिख रहा था। ये देख सांची अपनी नज़रें फिर थोड़े कड़क भाव में कहती हैं, मिस्टर ताहिर, बातें तो होती रहेंगी, आप चाहिए तो कपड़े बदल कर आ सकते हैं, मैं आपका वेट करती हूँ। सांची की बात सुन ताहिर एक नज़र अपने बाथरोब को देखता है, फिर सांची की झुकी नज़रें देख एक मुस्कान में मुस्कुरा देता है, फिर अपना बाथरोब सही करते हुए वापस सोफे की ओर बढ़ते हुए कहता है, मिस सांची, मेरे पास कपड़े बदलने का वक्त नहीं है, आप होंगी अभी होंगी, बात होंगी अभी होंगी और ऐसे ही होंगी। वो एक्चुअली मुझे कहीं निकलना है, तो उसके बाद शायद हमारी बात हफ्ते ना हो, इसलिए बेहतर होगा कि आप इस मौके का फ़ायदा उठा लें। मिस्टर ताहिर सुन सांची को सोचते हुए खुद से कहती हैं, हफ्ते? नहीं, मैं हफ्ते इंतज़ार नहीं कर सकती, मुझे अभी बात करनी होगी। क्या फ़र्क पड़ता है, मैं इनकी तरफ देखूंगी ही नहीं, यही ठीक होगा, मेरा काम भी हो जाएगा। ये सोच सांची हाँ में सिर हिलाते हुए वहाँ लगे थ्री सीटर सोफे पर बैठ जाती हैं और अपने लैपटॉप में कुछ फुटेज और अपने डिज़ाइन की फ़ाइल निकालते हुए कहती हैं, मिस्टर ताहिर, मुझे नहीं पता कैसे, बट जो ये डिज़ाइन इस फैशन वीक शो हो रहे हैं, ये मेरे डिज़ाइन हैं और यही डिज़ाइन हमारे कोलैबोरेशन प्रोजेक्ट में भी थे, जिसका डील आज हम साथ में करते थे, बट आपकी आज कंपनी ने मुझे ये कॉपीराइट नोटिस भेज दिया है, जिसमें हेवी कंप्लेंट्स के साथ बहुत सारे लीगल टीम एंड कर दिए गए हैं। मिस्टर ताहिर सांची की बात सुन थोड़े अनजान भाव से कहता है, अच्छा, मुझे इसकी खबर ही नहीं है, मुझे तो ये इन्फॉर्मेशन ही इस प्रोजेक्ट में प्रॉब्लम है, इसीलिए इस डील को कैंसिल कर दिया गया था। सांची ये सुन एक उम्मीद से कहती है, नहीं मिस्टर ताहिर, मैं वही समझा रही हूँ, चीटिंग मेरे साथ हुई है, मेरी इजाज़त के बिना मेरे डिज़ाइन चोरी हुए हैं और शायद एक कंपनी में से किसी का काम है, मैं इस बात को प्रूव कर सकती हूँ कि ये डिज़ाइन मेरे हैं। सांची की बात सुन मिस्टर ताहिर की अपने एक आईब्रो उचकाते हुए कहता है, अच्छा, वो कैसे? सांची ये सुन आत्मविश्वास के साथ जल्दी से अपने लैपटॉप और फाइल से कुछ एविडेंस दिखाने लगती हैं। ताहिर इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए सांची के बगल में जाकर बैठ जाता है। सांची को ये पल बहुत अजीब लगता है, बट वो ये सब इग्नोर करते हुए
मिस्टर ताहिर को सारे सबूत दिखाते हुए सब कुछ समझाती है। मिस्टर ताहिर बार बार सांची पे अपनी बुरी नज़र डालते हुए कभी जानबूझकर उसके लैपटॉप पे काम करते हाथों को छूता तो कभी उसके पैरों को अपने पैरों से। सांची को अब ये बड़ा अजीब लगने लगा, इसीलिए वो सारे सबूत दिखाते हुए जल्दी से कहती है, मिस्टर ताहिर, अब आपको यकीन हो गया है ना, उन सब ने मेरा काम छुड़वाया है और ये मैं प्रूव कर सकती हूँ। ये सुन मिस्टर ताहिर एक सोचने वाले अंदाज में कहते हैं, मिस सांची, आपकी बात तो सही है। वैसे क्या आपके पास ये सारे सबूत हैं कि कोई कॉपी भी है या कुछ और? वो क्या है ना, आगे के प्रोसेस शायद वो काम आ सके। मिस्टर ताहिर खुद की बात पे भरोसा करते देख सांची थोड़े रिलैक्स हुए कहती है, नहीं मिस्टर ताहिर, इसकी कोई कॉपी नहीं है, मेरे ओरिजिनल वर्क हैं, बट आप चाहे तो हम कॉपी बनवा सकते हैं आपके लिए। ताहिर ये सुन के आंखों में जैसे चमक सी आ जाती है। वो होठों पर एक डेविल स्माइल लिए कहता है, ओरिजिनल है, गुड। इतना बोल ताहिर साइड में लगा एक बटन प्रेस करता है तो ताहिर का एक आदमी अंदर आता है। ताहिर अपने आदमी को सांची के फाइल और लैपटॉप को देख कुछ इशारा करता है। ये देख वो आदमी झट से सांची का लैपटॉप और फाइल छीन लेता है। ये देख सांची हैरान रह जाती है। वो सामने देख अपनी जगह से खड़ी होते हुए कहती है, ये क्या बदतमीजी है मेरे लैपटॉप। इतना बोल सांची अपना लैपटॉप लेने के लिए अपने कदम आगे बढ़ाती है कि तभी मिस्टर ताहिर मजबूती से पीछे से उसका हाथ पकड़ लेता है। ये देख सांची शक पकाते हुए अपने हाथ को देख मिस्टर ताहिर को देखती है, जो इस वक्त होठों पर एक कुटिल मुस्कान लिए सांची को देख रहे थे। सांची को सोच पाती है कि उससे पहले ही मिस्टर ताहिर अपनी जगह से उठते हुए अपने आदमी से कहते हैं, ये सारे सबूत कहीं जला दो, याद रहे इसका तिनका भी नहीं मिलना चाहिए। मैं करोड़ों की डील तुम लोगों की लापरवाही से खोने का अफोर्ड नहीं कर सकता। ये सुन वो आदमी झट से अपना सिर हाँ में हिला देता है। सांची को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि करोड़ों की डील का क्या मतलब है। सांची के चेहरे की हवाएं उड़े देख मिस्टर ताहिर एक होठों पर नापाक मुस्कान लिए उसके गालों को अपनी उंगलियों से टच करते हुए कहते हैं, क्या हुआ, कुछ समझ नहीं आया ना? यही तो बेवकूफ़ी है तुम जैसी औरतों के टैलेंट और खूबसूरती की होती है, लेकिन दोनों की हिफाजत नहीं कर पाते और हम जैसे के हाथों रोन दी जाती हो। अब तुम्हारे टैलेंट के मैंने करोड़ों कमा लिए, अब बारी है तुम्हारी खूबसूरती की। इतना बोल वह सांची को अपने साथ खींचते हुए बेड की ओर ले जाने लगता है और जाते जाते वो अपने आदमी से कहता है, ध्यान रहे मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। ये सुन वो आदमी हामी भर वहाँ से चला जाता है। वो जैसे ही दरवाज़ा बंद करता है उसकी आवाज़ से जैसे सांची के खुद के होश में आती है। उसे इतना बड़ा झटका लगा था वो सोच नहीं सकती थी। एक पल को तो वो अपने सुध में नहीं थी, लेकिन दरवाजे की आवाज़ से वो अपने होश में आते देखती है तो ताहिर उसे अपने बेड के पास ले जा रहा था। ये देख सांची हड़बड़ाते हुए उसकी पकड़ से खुद के हाथ को छुड़ाने की कोशिश करते हुए उसे मशक्क़त करने लगती हैं, पर ताहिर भी जैसे कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं था। उसने ना जाने कितनी लड़कियों के साथ ऐसे ही रातें गुजारी थी, इसीलिए उसे अब लड़कियों के छूटने छटपटाने से में भी मज़ा आता था। जो हंसते हुए सांची को एक झटके में बेड पर लेटाते हुए उसे धक्का दे देता है और उसके सामने खड़े होते हुए कहता है, चल उछल ले, जितना उछलना है उछल, लेकिन यहाँ से तू भाग नहीं पाएगी, ये बात याद रखना। इसीलिए उछलने कूदने भागने में जो बेफिजूल की ताकत है वो बर्बाद करना चाहती हैं। इससे अच्छा है कि तू अपनी वो ताकत मुझे खुश करने में बिता दे, शायद मैं तुझे इतना कास्ट भी कर दूँ। ये बोलते हुए ताहिर सांची के ऊपर झुकने लगता है। सांची ये देख जल्दी से पीछे हटने लगती है तो ताहिर उसका पाँव पकड़ यूँ मोड़ता है कि सांची की तेज़ दर्द से चीख निकल जाती है। ये देख ताहिर हंसते हुए कहते हैं, कहा था ना भागने की कोशिश भी मत करना, तुम जैसी हज़ारों देखी है मैंने। सांची के पाँव काफ़ी तेज़ दर्द होने लगा, ऐसे ही उसके चलना भी मुश्किल हो। उसकी आंखों में आंसू बह चले थे। वो दर्द में खुद को संभालने की कोशिश करते हुए, खुद को बचाने की कोशिश करते हुए जैसे ही उस पर वार करना चाहती है कि ताहिर उसका हाथ पकड़ उसे भी यूँ मोड़ देता है, जिस पे सांची के दर्द से तो
जान ही निकलने लगती है। सांची को यह समझने में देर नहीं लगती कि ताहिर कोई नॉर्मल आदमी नहीं है, बल्कि एक साइको है। वो उसे इतनी आसानी से छोड़ने वाला नहीं है। उसकी कोशिश भी उसके सामने टिक नहीं पा रही थी। सांची खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहती है, ये तुम ठीक नहीं कर रहे हो, तुम्हें पता नहीं मैं कौन हूँ। ताहिर अपने सांसें तीखेपन खींचते हुए सांची के करीब बढ़ते हुए कहता है, तुम कोई भी हो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अभी तुम सिर्फ मेरे बिस्तर पे हो तो मेरी हो। ये सुन सांची को खुद की हालत पे घिन आने लगती है। वो गुस्से में कहती है, छोड़ो मुझे, तुम नहीं जानते इसके बाद तुम्हारे साथ क्या होगा। ताहिर सांची के जबड़ों को दबोचते हुए कहता है, बेबी उसके बाद मज़े होंगे, तुम चिंता मत करो, मैं ज़्यादा दर्द नहीं दूंगा। यह बोलते हुए वो जैसे ही सांची को किस करने की कोशिश करता है कि सांची अपनी पूरी ताकत से उसे खुद से दूर धकेलते हुए कहती है, छोड़ो मुझे, मैं शादीशुदा हूँ, मैं रेहान राय चौहान की वाइफ हूँ, तुम नहीं जानते उसके बाद तुम्हारा क्या हासिल होगा। चौहान नाम सुन ताहिर एक पल जम सा लगता है। वो सांची को देख कहता है, क्या रेहान राय चौहान, चौहान परिवार का बेटा, तुम उसकी बीवी हो और चौहान परिवार की बहू। ये सुन सांची गुस्से में उसे दूर धकेलते हुए जल्दी से बेड से खड़े होने की कोशिश करते हुए कहती है, हाँ मैं हूँ चौहान परिवार की बहू, रेहान राय चौहान की पत्नी हूँ मैं। देखना तुम्हें वो छोड़ेगा नहीं। तुमने आज अपनी मौत बुलाई है, चौहान परिवार तुम्हें नहीं छोड़ेगा। सांची अपनी बात कहे जैसे ही चलने की कोशिश करती है कि उसके कदम उसके पाँव में लगी चोट की वजह से लड़खड़ा जाते हैं। वो ज़मीन पर गिर जाती हैं। सांची खुद संभालने की कोशिश करती है कि तभी उसके कानों में ताहिर की एक ज़ोरदार हंसने की आवाज़ आती है। यह देख सांची न जाने क्यों पर बहुत डर लगने लगता है। जिस डर से वो खुद को अंदर संभाले बैठी थी, अब वो उसे ताहिर के बिहेव पर आंखों में दिखने लगा था। ताहिर एक लंबी हंसी पे सांची को देख कहता है, अगर तुम चौहान परिवार की बहू हो तो मैं भगवान हूँ। तो दोस्तों क्या होगा सांची के साथ, हम जानेंगे अगले भाग में। और देखो दोस्तों, मैं कोशिश कर रही हूँ कि डिलीवरी से पहले मैं ये स्टोरी ख़त्म कर दूँ। देखते हैं क्या होगा, स्टोरी पूरी होती है या अधूरी रहती है, पर कोशिश यही है कि डिलीवरी से पहले ये स्टोरी मैं ख़त्म कर दूँ। धन्यवाद।